डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का रैपिड प्रिपरेशन कोर्स, जिसको शॉर्ट में हम आरपीसी के नाम से जानते हैं। आज हम यूनिट 4 के, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग। तो ये जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग, जिसमें 2 चैप्टर हैं, का शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये हमारे बायोलॉजी आरपीसी का 15वां लेक्चर है। इसके पहले का 14 लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ट्रांसजेनिक जंतुओं के लाभों का वर्णन करें। ट्रांसजेनिक जंतुओं के 2 लाभ निम्नलिखित है। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में केवल 2 लाभ की चर्चा की जाती है। पहला लाभ यह है कि पोषणहीनता दूर करने के लिए प्रोटीन की उच्च उत्पादकता हेतु रूपांतरित जीवों से प्रोटीन की पुनः पूर्ति संभव है। ट्रांसजेनिक सूअर से हमारे शरीर के लिए स्पेयर पार्ट्स प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसजेनिक जंतु से ह्यूमन सेल लाइन प्राप्त करके आनुवंशिक रोग जैसे हीमोफीलिया आदि का उपचार संभव है। तो आप, ये रहा ट्रांसजेनिक जंतुओं का लाभ। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म प्रजनन क्या है, इसका उपयोग किस प्रक्रिया में होता है। उत्तक संवर्धन द्वारा अत्यंत ही अल्प मात्रा में हजारों पादपों को उत्पन्न करने की विधि को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। इनमें प्रत्येक पादप आनुवंशिक रूप से मूल पादप के समान होते हैं जहां से वे पैदा हुए हैं। यह सोमा क्लोन कहलाते हैं। अधिकांश महत्वपूर्ण खाद्य पादपों जैसे टमाटर, केला, सेब आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन इस विधि द्वारा किया गया है। इस विधि का अन्य महत्वपूर्ण उपयोग रोग ग्रसित पादपों से स्वस्थ पादपों को प्राप्त करना है। सूक्ष्म प्रजनन 3 प्रकार से हो सकता है। कैलस संवर्धन द्वारा, एडवेंटिशियस स्तंभ द्वारा, एपिकल तथा एक्सिलरी स्तंभ द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सूक्ष्म प्रजनन का उपयोग किन प्रक्रियाओं में होता है। तो एक ही प्रकार के आनुवंशिक गुण वाले पौधों को बड़े पैमाने पर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बीमारी रहित पौधों को मेरी स्टेम टिप कल्चर द्वारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। महंगे बीज वाले पौधों को सूक्ष्म प्रजनन द्वारा बड़ी संख्या में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म प्रजनन का उपयोग जैव संरक्षण में भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, बायो प्रोस्पेक्टिंग से आप क्या समझते हैं। वह वैज्ञानिक शोध जो प्रकृति में प्रवृत्ति या उत्पाद जो उपयोगी हो पर केंद्रित हो अथवा सूक्ष्म जीवों, पादपों एवं फफूद जो वर्षा, वनों, मरुस्थलों, गर्म झरनों जैसे विपरीत अवस्थाओं में भी वृद्धि करते हों से उपयोग कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करने के लिए किए जा रहे शोध को हम लोग बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ कूट या कोडोन क्या है। mRNA लड़ी पर स्थित ट्रिपल कोड का वह कोड जैसे AUG जो प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ कराता हो, प्रारंभन कूट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव के आनुवंशिक रूपांतर के मूलभूत चरण कौन से हैं। जीव के आनुवंशिक रूपांतर में मूलभूत चरण निम्नलिखित हैं। वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान, चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण, स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसको संतति में स्थानांतरित करना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर विचार कर लें।
एंडोन्यूक्लियस प्रतिबंधन क्या है, आनुवंशिकी प्रौद्योगिकी में इसका क्या महत्व है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को खास जगह पर काटता है जिसे हम लोग पैलिड्रोम कहते हैं। यह एंजाइम जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है और इसका नामकरण भी जीवाणु की प्रजाति के आधार पर रखा जाता है। जैसे इकोआर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो ई कोलाई प्रजाति से प्राप्त होता है। इसकी भूमिका रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में होती है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का सर्वाधिक उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग के पुनर्योजक अणु बनाने में किया जाता है जो विभिन्न स्रोतों या जीनोमों से प्राप्त डीएनए से मिलकर बना होता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का मुख्य उपयोग भौतिक प्रतिबंधन मानचित्र बनाने, बड़े डीएनए जीनोम को सीक्वेंसिंग तथा जीन लाइब्रेरी बनाने एवं जीन क्लोनिंग में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। न्यूक्लियोसाइड में नेत्रजनीय क्षार के अलावा पैटोज शर्करा राइबोज होता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड में नेत्रजनीय क्षार राइबोल एवं फॉस्फेट पाया जाता है। न्यूक्लियोसाइड बहुलीकरण द्वारा नाभिक अम्ल का निर्माण नहीं कर सकता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण से नाभिक अम्ल बनता है। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट अणु अनुपस्थित रहता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड में उपस्थित रहता है। ये रहा 8वां प्रश्न। औषधि यानी दवा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 2 उपयोग बताइए। हार्मोन और प्रोटीन के उत्पादन में, संश्लेषित टीका बनाने में। इसका डिटेल हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी बताएंगे। 9वें प्रश्न पर विचार करते हैं। जीन अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। जीन अभियांत्रिकी समझिए एक कला है। कैसी कला है, तो कृत्रिम रूप से और जानबूझकर डीएनए को रूपांतरित करने की कला है। इसका उपयोग मानव की जरूरत को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे सजाकर, उसे समझ लीजिए। वह कला जिसके द्वारा कृत्रिम रूप से एवं जानबूझकर डीएनए को रूपांतरित किया जाए जो मानव को आवश्यक है, इसी कला को जीन अभियांत्रिकी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। वाहित मल से आप क्या समझते हैं। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका बताएं। शहरों की गंदगी बड़े बड़े नालों के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, उसे हम वाहित मल कहते हैं। वाहित मल के जल में गिरने से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तथा जीवाणुओं और कवकों की संख्या बढ़ जाती है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके कार्बनिक प्रदूषकों का अपघटन करवाया जाता है। इसके लिए वायुवीय सूक्ष्म जीवों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए ऑक्सीकरण ताल का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जीन चिकित्सा क्या है। तो जीन चिकित्सा की वह विधि है जिसके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में पहचाने गए जीन दोषों यानी कि आनुवंशिक दोषों का सुधार उपयुक्त जीनों को शिशु या भ्रूण या व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराकर किया जाता है, वह जीन चिकित्सा कहलाता है। आइए 12वें प्रश्न पर विचार करते हैं। इंटरफेरॉन व अनप्रतिरक्षित प्रोटीनों का संश्लेषण कैसे किया जाता है। इंटरफेरॉन प्रति विषाणु ग्लाइकोप्रोटीन है जो विषाणु संक्रमित कोशिका द्वारा बनता है तथा इम्यून रेगुलेटर अथवा लिम्फोकाइंस के रूप में कार्य करता है। ये प्रोटीन पड़ोसी कोशिका के चारों ओर एंटीवायरल कोट बनाता है जिससे ये कोशिकाएं विषाणु के संक्रमण से बच सके। ये कोशिकीय प्रोलाइफरेशन को भी रोकता है। इंटरफेरॉन का उपयोग हेपेटाइटिस बी सहित कैंसर एवं एड्स के उपचार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। एग्रोबैक्टीरियम
टीमीफेसियंस एक प्राकृतिक संवाहक है, कैसे? एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस एक जीवाणु है जो द्विबीजपत्री पादपों को संक्रमणित कर उसमें ट्यूमर यानी पथरी को प्रेरित करता है। इसमें पथरी प्रेरक जीवन यूआरआई क्षेत्र में टीडीएनए मौजूद होता है। जैव टेक्निक क्षेत्र में कॉलोनी वाहक के रूप में इस जीवाणु का उपयोग होता है। इसके लिए इसके प्लाज्मिड को असंक्रामक बनाया जाता है, फिर इसमें टीडीएनए उपस्थित रहता है। वांछित बाह्य जीन को टीडीएनए क्षेत्र में प्रवेश कराकर टीडीएनए को निष्क्रिय बना लिया जाता है। इसी निष्क्रिय प्लाज्मिड को जीन स्थानांतरण हेतु उपयोग में लाया जाता है। इससे युक्त जीवाणु को अब मुक्त कर कॉलोनी के लिए छोड़ दिया जाता है और इस जीन की अभिव्यक्ति से वांछित उत्पाद प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस एक प्राकृतिक संवाहक का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आनुवंशिकता रूपांतरित जीव क्या है, इसका लाभ बताइए। वैसे पादप बैक्टीरिया, कवक तथा जानवरों को जिसके जीन में परिवर्तन किया जाए आनुवंशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। ऐसे पौधों को जीआईएम पौधा कहते हैं। ऐसे जीएम पौधे कई तरह से लाभकारी हैं। आनुवंशिक रूपांतरण द्वारा फसल को अजैविक स्ट्रेस के प्रति अधिक से अधिक सहनशील बनाया जा सकता है। यह रासायनिक कीटनाशी की निर्भरता को भी कम करता है। यह भोजन की पोषक मान को भी बढ़ाने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। बीटी कॉटन पर नोट लिखें। बैसिलस thuringiensis के कुछ स्ट्रेन द्वारा एक खास कीटों को मारा जाता है, जैसे लेपिडोप्टेरन, जिसको हम लोग तंबाकू वुडवर्म भी कहते हैं, कॉलियोप्टेरन्स, जिसको बीटल भी कहते हैं, तथा डिप्टेरन्स जैसे फलाई। वृद्धि के समय बैसिलस thuringiensis द्वारा प्रोटीन क्रिस्टल का निर्माण एक खास अवस्था में होता है। इस क्रिस्टल्स में विषैला कीटनाशी प्रोटीन होता है, मध्य आंत की दीवार से बंधकर छेद कर देता है। इस कोशिका की दीवार में सूजन तथा तोरण होने के कारण कीटों की मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बायोरिएक्टर क्या है? बायोरिएक्टर एक बड़े वॉल्यूम यानी आयतन का पात्र है जिसमें कच्चा माल डालकर जीवाणुओं, पौधों और जीव कोशिकाओं या एंजाइम की मदद से विशिष्ट उत्पाद तैयार किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोलोन या एक पुंजक की परिभाषा बताइए। एक पुंजक के एक लाभ और एक हानि के बारे में लिखें। कोलोन एकल जनक से कोलोनिंग क्रिया द्वारा आनुवंशिक रूप में अपने जनक के समान प्राप्त जीव को कोलोन कहते हैं। लाभ यह है कि उच्च ब्रीड को बनाए रखना और हानि है रोगों उत्पादक कोलोन से मौत युद्ध का खतरा। आगे बढ़ते हैं। अंतर परिवर्तित गाय या ट्रांसजेनिक काऊ का नाम बताएं। विदेशी नस्ल के संकरण द्वारा आधुनिक समय में देसी नस्ल की दुधारू गायों की प्रजातियां विकसित की गई हैं जिनमें प्रोटीन की प्रचुरता होती है। ट्रांसजेनिक काऊ रोजी है। इसमें प्रोटीन के रूप में ए-लैक्टस एल्बुमिन पाया जाता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19, आणविक निदान से आप क्या समझते हैं? आणविक निदान की बात करेंगे। किसी रोग के प्रभावी उपचार के लिए उसकी पहचान के लक्षण और रोग कारक की कार्यकी को समझना अति आवश्यक होता है। चूँकि उपचार की परंपरागत विधियों जैसे सीरम और मूत्र विश्लेषण आदि से सभी रोगों का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए पुनर्योगक डीएनए प्रौद्योगिकी, पीसीआर एवं एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोध, आमापन जिसको एलिसा भी कहते हैं, कुछ ऐसी तकनीक है जिनके द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है। इन सभी को आणविक निदान कहा जाता है।
आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20, सूक्ष्म अंतःक्षेपण क्या है? यह किस प्रकार से पुनर्योगन डीएनए तकनीक में मदद करता है? इस विधि से कोई बाहरी डीएनए को सीधे तौर पर किसी जंतु कोशिका या पादप कोशिका के केंद्रक में इंजेक्ट किया जाता है। इसका उपयोग अंडाणु, अंडे तथा भ्रूण में किया जाता है। जेफे एस कैम्बेरियन एवं अन्य वैज्ञानिकों ने मिलकर चूहों में एक विकृति को दूर करने में सफलता प्राप्त की, जिसमें आनुवंशिक रूप से न्यूरोमस्कुलर रोग हो गया था। रोग मनुष्य के मस्कुलर डायस्ट्रोफी जैसा ही था। आगे बढ़ते हैं। बायोपायरेसी या जैविक चोरी का संक्षिप्त विवरण दें। मल्टीनेशनल कंपनियों और दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन और क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी या जैविक चोरी कहलाता है। ये चीज़ हम आपको अपने हाइलाइट्स वाले वीडियो में भी बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आधुनिक जैविक विकास के आलोक में नैतिकता के विचार पर प्रकाश डालें। वैसे मानवीय क्रियाकलाप जो अन्य जीवों के लिए असुरक्षात्मक हो, जिसे रोकने के लिए कुछ नैतिक मानदंडों की आवश्यकता हो, जरूरत हो, जैसे चूहे, बंदर इत्यादि की बड़ी संख्या में वैज्ञानिक परीक्षण के लिए बलि देनी पड़ती है। इन कार्यों के मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने एक संगठन जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्रबल कमेटी का गठन किया है। एक कमेटी को गठित किया है, यह भी कह सकते हैं। आगे बढ़िए। और इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे तरफ से धन्यवाद।